हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक जैन। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर 9th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम खराब करे, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन, है ना। ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो मोशन का मतलब होता क्या है? मोशन को अगर मैं आसान भाषा में मतलब बताऊं तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट यानी किसी भी चीज में अगर मूवमेंट है तो वो चीज क्या होगी? मोशन में होगी, है ना। कोई भी चीज में मूवमेंट है तो वो चीज में क्या बोलूंगा मैं? मोशन में है। जैसे आसमान में पक्षी उड़ते हैं, वो क्या मोशन में है? हाँ जी, बिल्कुल है मोशन में। कोई भी चलती हुई चीज दिखाई दे रही है ना आपको, वो चीज क्या है? मोशन में है। जैसे यहां पर अगर मक्खी उड़ रही है, क्या मक्खी मोशन में है? हाँ बिल्कुल है। मैं चल रहा हूं तो मैं क्या मोशन में हूं? चलते वक्त मैं क्या हूं? मोशन में हूं। मेरी बॉडी से खून बह रहा है, मतलब वीन्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या ब्लड मोशन में है? हाँ बिल्कुल है। कोई भी चीज आपको चलती हुई दिख जाए, वो क्या चीज क्या होगी? मोशन में होगी, है ना। थोड़ा सा हम रेस्ट का मतलब भी जान लेते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो वो चीज क्या होगी? रेस्ट पर होगी। जैसे टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, ये मान लो टेबल है, क्या ये टेबल रेस्ट पर है? बिल्कुल है। टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, क्या ये बुक रेस्ट पर है? बुक रुकी हुई है, यानी बुक भी क्या है? रेस्ट पर है। ठीक है। तो मोशन की बात करेंगे हम। तो मोशन में ना कई तरह के होते हैं, है ना। मोशन भी हम कई तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। एक मोशन का नाम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई व्यक्ति सीधा सीधा चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मान लो कोई व्यक्ति था, ए से गया बी पर, ए से गया बी पॉइंट पर पहुंचा, तो व्यक्ति सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इस वाले मोशन को कहेंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, मान लो ये कोई गाड़ी है, ये ऐसे गोल गोल घूम रही है सर्कुलर पार्क पे, टिचक 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 टिचक, ये गाड़ी है, ये गोल गोल घूम रही है, तो ये क्या गाड़ी सर्कुलर, ये गाड़ी का मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ये गाड़ी का मोशन क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन, अगर कोई चीज सीधी सीधी चल रही है तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे कोई मक्खी है, मान लो ये कोई मक्खी है ना, कोई चीटा था है, ये ना मेरा आगे पीछे ऐसे घूम रहा है, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, यानी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो इस वाले मोशन को क्या कहूंगा मैं? वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, है ना। जो चीज ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है उसे कहेंगे वाइब्रेशनल मोशन, है ना। जैसे पृथ्वी है, आपको पता है जो अर्थ है, पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, पृथ्वी है ये। तो प्यारे बच्चों, ये पृथ्वी है। आपने बचपन में पढ़ा होगा जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, अब भी खैर नन्हे मुन्ने हो। पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। जैसे मान लो मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी कैसे रोटेट कर रही है? ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही? तो कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है तो उसके मोशन को क्या कहेंगे हम? रोटेशनल मोशन। क्या कहेंगे हम? रोटेशनल मोशन। यानी आप देख रहे हो मोशन कई तरह के होते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर कोई चीज सीधे सीधे चल रही है तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन। अगर कोई चीज अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो उसका मोशन रोटेशनल मोशन। अगर कोई चीज ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो उसका मोशन वाइब्रेशनल मोशन। यानी मोशन बहुत सारे होते हैं। अब सवाल उठता है, हमें 9th क्लास में कौन से मोशन पढ़ने हैं? 9th क्लास में आपको ये वाले दो मोशन पढ़ने हैं। एक पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा पढ़ना है आपको सर्कुलर मोशन।
रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन ये सब आप 11th में पढ़ोगे। 9th क्लास में केवल और केवल आपके कोर्स में कौन से हैं, दो मोशन है, एक है स्ट्रेट लाइन मोशन, एक है सर्कुलर मोशन। इन दोनों को हम डिटेल में जानेंगे, है ना। 95% मेहनत हम स्ट्रेट लाइन मोशन में करेंगे। सर्कुलर मोशन का बहुत छोटा सा पार्ट आपका दे रखा है, 5% मेहनत हम सर्कुलर मोशन में करेंगे पूरे के पूरे मोशन चैप्टर में, है ना। ज्यादा मेहनत हम किस में करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन में करेंगे, है ना। इसको हम प्यार से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन को एक और बात बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने केवल अब तक एक ही बात जानी है, क्या जाना है हमने केवल अब तक, कि 9th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, और दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। चलिए, इसे हटा रहा हूं मैं, इसे रब कर रहा हूं मैं, कर दूं रब, इसको रब कर रहा हूं मैं, नोट करने वाली कुछ नहीं थी इसमें बात। तो हम क्या पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे, है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधे चलेगा, सीधी लाइन में चलेगा, तो उसका मोशन कैसा होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा। तो हाँ, मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में जान लेना जरूरी है। मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। कुछ हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे हम, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सको। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सको, क्वांटिटीज that can be measured। अगर मैं इस मार्कर की लेंथ पता करना चाहता हूं, क्या मैं इस मार्कर की लंबाई यानी लेंथ पता कर सकता हूं? बहुत आसान है पता करना। फुट्टा लाऊंगा, देखूंगा इस मार्कर की लंबाई कुछ ना कुछ है, तो मैं नाप सकता हूं। यानी क्या मैं लेंथ को मेजर कर सकता हूं, क्या मैं लेंथ को नाप सकता हूं? हाँ, नाप सकता हूं। इसलिए लेंथ भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जिन जिन चीजों को आप मेजर कर पाओ वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, लंबाई को नापा जा सकता है। क्या मैं इस मार्कर के मास को नाप सकता हूं? बिल्कुल नाप सकता हूं, कुछ ना कुछ मास होगा इसका। मास भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। क्या मैं इस मार्कर के एरिया को नाप सकता हूं? बिल्कुल नाप सकता हूं। आपने पढ़ा होगा ना, मार्कर क्या एक तरह का सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है ना। इस मार्कर का मैं रेडियस पता करूंगा, इस मार्कर की मैं हाइट पता करूंगा, है ना। 2π की वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे इसका एरिया भी पता लग सकता है। यानी एरिया को भी नापा जा सकता है। यानी एरिया भी क्या एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप नाप सकते हो उसे कहता हूं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे भाई एरिया हो गया फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ऐसे ही वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी हम नाप सकते हैं कि कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसे कहते हैं वॉल्यूम। डेंसिटी वगैरह ये सारी की सारी चीजें नापी जा सकती है। डेंसिटी क्या डिस्टेंस नापा जा सकता है? बिल्कुल नापा जा सकता है। इस वजह से डिस्टेंस भी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम नाप सकते हैं। स्पीड को हम नाप सकते हैं, हाँ बिल्कुल नाप सकते हैं, स्पीड को नापते ही हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ना जाने कितनी
अनंत फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सारी की सारी चीजों को हम नाप सकते हैं। सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना। ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको हम नाप सकते हैं, है ना। अभी इनकी डिटेल में बात करेंगे कि भाई स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इनकी अभी बाद में बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी का हमने मतलब जाना, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप नाप सको उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। किसको नाप सकते हैं हम? लंबाई को नाप सकते हैं, मास को नाप सकते हैं, एरिया को नाप सकते हैं, वॉल्यूम को नाप सकते हैं, डेंसिटी को नाप सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स के बनते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? वो साथ साथ बोलो, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में हम इसे कैटेगराइज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है फिजिकल क्वांटिटी स्केलर, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर, है ना। अब स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ना। इसके बारे में लिख लो, फिर मैं समझाने का काम करूंगा। लिखो स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज have magnitude not direction। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? लिखो वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसी क्वांटिटीज जिनको केवल और केवल मैग्नीट्यूड से लेना देना होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। उन्हें क्या कहते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल के तौर पर लंबाई, अगर मैं इस मार्कर की लंबाई नापूं, इस मार्कर की मैं लंबाई नापूं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लो 10 सेंटीमीटर आई, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आई कि नहीं आई? 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। इस मार्कर का लंबाई का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। तो जो लेंथ है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस मार्कर को इस वाली डायरेक्शन में नापा, मैंने नापा भाई 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आई मार्कर की। मैंने अब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी मार्कर की, अब मैंने इस वाली डायरेक्शन में नापा, तो क्या मार्कर की लंबाई बदल जाएगी? बदल जाएगी? नहीं बदलेगी भाई। 10 सेंटीमीटर का मार्कर था तो मार्कर तो 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा। मैंने मार्कर को इस वाली डायरेक्शन में नापा, क्या मार्कर की लंबाई बदल जाएगी? भाई 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर ही रहेगी लंबाई। यानी जो लंबाई है वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसके पास, डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं होता। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब मान लो एरिया, एरिया बताओ स्केलर है कि वेक्टर है? एरिया, भाई एरिया होता है, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, कुछ ना कुछ एरिया होगा मेरे हाथ का, है ना। यानी मेरे
जो हाथ का एरिया होगा उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैंने अपने हाथ का एरिया नापा, मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, मेरा हाथ का एरिया कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है डायरेक्शन में। मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करी, अब मैंने अपने हाथ का एरिया नापा तो भी एरिया 10 ही आएगा। मैं डायरेक्शन और चेंज करी, इस वाली डायरेक्शन में आता नापा तो भी एरिया 10 आएगा, इस वाली डायरेक्शन में नापा तो भी एरिया 10 ही आएगा। यानी एरिया डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। तो एरिया भी क्या होगा, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन से इसको कोई लेना देना नहीं है ना, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्केलर क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी की सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस मतलब मान लो मैं 10 किलोमीटर चला, आप कहते हो ना कि आज मैंने 5 किलोमीटर की सैर करी, तो आपका डायरेक्शन बताते हो कि मैंने पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की सैर करी, नहीं बताता ना डायरेक्शन। तो जो डिस्टेंस है इसको भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इसके पास भी क्या होता है, केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे डिस्टेंस कितना है, सैर करी मैंने 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। स्पीड को भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, है ना। देखो डिटेल में जानेंगे स्केलर और वेक्टर को, थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं अभी। तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है। वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो ये दरवाजा है, क्या ये दरवाजा है ना। मैंने इस पे एक फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, जो फोर्स होते हैं इसको न्यूटन में नापते हैं, किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। मैंने इस पे एक फोर्स लगाई, धक्का दिया जोड़ के, खुल जा खुल जा खुल जा, खुला ही नहीं है। मैंने इस पे 100 न्यूटन की फोर्स लगा दी, ये दरवाजा नहीं खुला। कहां पर फोर्स लगाई मैंने, अंदर की तरफ फोर्स लगाई, धक्का दिया, ऐसे दरवाजा नहीं खुला है। मेरे दोस्त ने मेरी दिक्कत देखी, इसने देखा कि बेचारा बहुत देर संघर्ष कर रहा है, इसने क्या करा, दरवाजे का हैंडल पकड़ा और इशारों से दरवाजे को खोल दिया। तो आपने देखा कि अगर मैं इस दरवाजे पर फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा था तो ये दरवाजा नहीं खुला। अगर मेरे दोस्त ने फोर्स बाहर की तरफ लगाई तो दरवाजा फट से खुल गया। यानी फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ये मैटर करता है। फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई तो 100 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, कौन सी डायरेक्शन में लगाई। यानी वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है ना। ये डायरेक्शन के हिसाब से बदलती रहती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। चलो जैसे ब्लॉक है, क्या ये एक बुक रखी हुई है, बुक नहीं, चलो एक ईंट रखी हुई है टेबल पर एक ईंट रखी हुई है। मैंने इस ईंट को धक्का मारा, 100 न्यूटन का धक्का मारने की कोशिश करी, है ना। मैंने कहा कि तू भी धक्का दे, अपने दोस्त को कहा कि तू भी धक्का दे। उसने फोर्स लगाई 50 न्यूटन की, कितनी लगाई, 50 न्यूटन की लगाई, है ना। मैंने फोर्स लगाई F1, उसकी वैल्यू थी 100 न्यूटन। मेरे दोस्त ने फोर्स लगाई F2 की, कितने न्यूटन की, 50 न्यूटन की। तो बताओ इस ईंट पर टोटल फोर्स कितनी लगी, इस ईंट पर टोटल फोर्स कितनी लगी, इफेक्टिव फोर्स कितनी लगी, इंपैक्ट कितना आया भाई, 100 प्लस 50, टोटल फोर्स लगी भाई 150 न्यूटन की फोर्स लग गई। कितनी फोर्स लग गई, 150 न्यूटन की फोर्स लग गई। किस बात से किसी को दिक्कत, अच्छा ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अपने दोस्त से कहा कि भाई एक काम कर, ये ईंट है ना, मैं
इस वाली डायरेक्शन से 100 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, मैं कह रहा हूं ईंट को मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। एक काम कर, तू मेरे अपोजिट चला जा, मेरे अपोजिट चला जा और तू विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में तू 50 न्यूटन की फोर्स लगा। कितने न्यूटन की फोर्स लगा? 50 न्यूटन की फोर्स लगा। तो आप बताओ इफेक्टिव फोर्स कितनी लगी, टोटल फोर्स कितनी लगी, इंपैक्ट कितने का आया? जाहिर सी बात है, मैं इधर को फोर्स लगा रहा था, मैं इस ईंट को इधर धक्का दे रहा था, मेरा दोस्त 50 न्यूटन से इसे इधर धक्का दे रहा था। तो बताओ पहले तो ईंट किधर जाएगी भाई? इधर की और फोर्स ज्यादा थी, इधर की और फोर्स ज्यादा थी। यानी ये बात तो पक्की हो गई कि भाई ये जो ईंट है, ये इधर की ओर जाएगी। जो इंपैक्ट आएगा कितने का आएगा जी? इंपैक्ट आएगा वो आएगा 100 - 50, यानी 50 न्यूटन का इंपैक्ट आया। कितने न्यूटन का इंपैक्ट आया? 50 न्यूटन की टोटल फोर्स लगी। तो आपने एक बात नोटिस करी, यहां पर 100 न्यूटन और 50 न्यूटन मिलाकर कितनी फोर्स लगा रहे थे? अगर मैं एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था तो टोटल इंपैक्ट कितने का आ रहा था? 150 न्यूटन का आ रहा था। 50 और 100 मिलकर कितनी बना रहे थे? 150 बना रहे थे। जबकि अगर मैं डायरेक्शन का छेड़छाड़ कर दूं, मैं फोर्स की डायरेक्शन का छेड़छाड़ कर दूं कि मतलब मैं इधर की ओर फोर्स लगा रहा हूं और मेरे दोस्त इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, देखो तो 50 और 100 मिलके कितना बना रहे हैं? 50 ही बना रहे हैं। जो इंपैक्ट कितने का आ रहा है? 50 का आ रहा है। यानी अगर मैं डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करता हूं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदल गया। बात आपने नोटिस करी? अगर मैंने डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदल गया। यहां पर 100 और 50 मिलके कितना बन रहे थे? 150 बन रहे थे। जबकि नीचे वाले केस में 100 और 50 मिलके कितना बन रहे हैं? 50 बन रहे हैं। यानी जो फोर्स है वो डायरेक्शन के हिसाब से बदलती रहती है। मैंने डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करी तो फोर्स भी बदल गई। इस वजह से फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम फर्क जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए चमचमाती हुई, क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या फर्क होता है इन दोनों में? तो पहले तो इनकी डेफिनेशन लिखिए। इनका डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। है ना? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को कहते हैं डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो इन दोनों की यूनिट होती है, जो ऐसा यूनिट होती है, दोनों की होती है मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। इसकी यूनिट भी क्या होती है भाई? मीटर होती है इसकी यूनिट। पहले नोट करो, फिर समझाने का काम करूंगा। देखो साथ साथ मेरे नोट्स बनाओ, है ना? जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि भाई इनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से इनको कोई मतलब नहीं होता, है ना? डायरेक्शन से इनको कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब, मैंने कहा कि भाई मैं 2 मीटर चला, मैं कितने मीटर चला? 2 मीटर चला।
मैंने अपना केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन का नाम नहीं लिया। तो मैंने अपना क्या बताया, डिस्टेंस बताया कि डिस्प्लेसमेंट बताया, डिस्टेंस बताया कि डिस्प्लेसमेंट बताया। जाहिर सी बात है मैंने अपना केवल और केवल क्या बताया, डिस्टेंस बताया, क्योंकि मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी। केवल और केवल किसकी बात करी है मैंने, मैग्नीट्यूड की बात करी है, मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड की बात करी है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में इसके साथ पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं रास्ते से जा रहा था, 2 मीटर चला मैं, पूरब में चला मैं। बताओ मैंने डिस्टेंस बताया कि डिस्प्लेसमेंट बताई। मैंने कहा कि मैं 2 मीटर चला, पूरब दिशा में चला, यानी ईस्ट डायरेक्शन में चला मैं, ईस्ट डायरेक्शन में चला मैं। तो मैंने अपनी क्या बताया, डिस्टेंस बताया कि डिस्प्लेसमेंट बताया। मैंने क्या बताया, अपना डिस्प्लेसमेंट बताया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके बाद मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 मीटर, डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट, है ना। तो अभी तो मैंने मतलब आपको सिर्फ पॉइंट लिखवाए हैं, समझाने का काम नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत स्केलर और वेक्टर का मैंने मतलब बता दिया यहां पर। अभी समझने का काम करते हैं भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक फर्क क्या होता है। 3 हमने बातें पढ़ी अभी तक, 3 पॉइंट नोट करें। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को कहते हैं डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट ये पढ़ा हमने, पढ़ा कि दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर होती है ना। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस होता है, किस किस के बीच में, शॉर्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस होता है। तो यानी इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर हो गई। ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। 3 पॉइंट मैंने बताया आपको, 3 बताए कि नहीं बताए, 3 पॉइंट मैंने बताए। अब पहले पॉइंट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। किस में डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले इतनी बात नोट कर लीजिए, 3 पॉइंट। अब हम पहले पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। है ना। कोई व्यक्ति ऐसे था, पहले 4 मीटर ऐसे चला, 4 मीटर ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला। तो बताओ व्यक्ति ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की। व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है ना। और हां, जहां से व्यक्ति चलता है उसको कहते हैं हम इनिशियल पोजीशन। क्या कहते हैं उसे, इनिशियल पोजीशन। व्यक्ति मान लो चला ए से चला, ए से चला तो ए क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, है ना। व्यक्ति पहुंचा मान लो सी पर, सी पर पहुंचा, जहां पर व्यक्ति पहुंचता है उसे कहता हूं फाइनल पोजीशन। क्या कहता हूं उसे, फाइनल पोजीशन। क्या कहता हूं उसे, फाइनल पोजीशन। अब बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। डिस्टेंस का मतलब क्या जाना हमने, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी को, टोटल तय की गई दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस कहते हैं। तो व्यक्ति टोटल कितना चला, 4 ऐसे चला, 3 ऐसे चला, यानी रास्ते की लंबाई उसने कितनी नापी, 4 ऐसे नापी, 3 ऐसे नापी। डिस्टेंस कितना नापा उसने, टोटल डिस्टेंस कितना चला वो, 4 + 3, 4 + 3 7 मीटर का डिस्टेंस वो चला। कितने मीटर का चला, 7 मीटर का डिस्टेंस वो चल चुका। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ व्यक्ति की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या जाना था आपने, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालते हैं भाई? इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही। क्या करो, इनिशियल से फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। क्या बनाओ? एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, हाँ या ना भाई? जो स्ट्रेट लाइन होगी ये स्ट्रेट लाइन है ना, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता मैं ऐसे घुमा के बना दूं लाइन, इस लाइन से तो बड़ी आएगी ना वो लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहता हूं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक का? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहता हूं डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर आप ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, आपने पाइथागोरस थ्योरम। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। p का स्क्वायर कितना है? ये है आपकी वैल्यू, p के बराबर है 3 मीटर। किसके बराबर है? परपेंडिकुलर के बराबर है ना। मान लेते हैं थीटा ए। बेस क्या है आपका? 4 मीटर। किसके बराबर है? b के बराबर है, यानी बेस के बराबर है। तो h स्क्वायर कितना आएगा? p स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह रखोगे 3 स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह रखोगे 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 16। h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, यानी h की वैल्यू आ गई कितनी? 5 आ गई। यानी इस लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। इस लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर आ गई, है ना। यानी व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर का व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट है। 5 मीटर का व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट है। 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है व्यक्ति का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पांच मीटर हुआ, है ना। डिस्टेंस कितना चला व्यक्ति? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना चला? 5 मीटर चला। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करना। एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। है ना। क्वेश्चन ये था ना, पहले तो व्यक्ति पहले 4 मीटर ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला था, है ना। तो मैंने पूछा था ए से लेकर सी तक व्यक्ति ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ए से लेकर सी तक व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस आपने बताया 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट बताया आपने 5 मीटर। चलो एक और क्वेश्चन है मेरा, एक और क्वेश्चन है मेरा, है ना। देखो दोनों की यूनिट मीटर है कि नहीं है? दोनों की यूनिट मीटर है कि नहीं है? डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है। यही आपको सेकंड पॉइंट में लिखवाया था मैंने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। चलो एक और क्वेश्चन है ना। ये व्यक्ति का घर था। क्या था? ये व्यक्ति का घर था। ये व्यक्ति का घर है, ये व्यक्ति का क्या है? घर है। स्वीट होम। ए पॉइंट दे देता, मान लेते हैं, है ना। व्यक्ति को दे देते हैं ए पॉइंट दे देते हैं। अब व्यक्ति चला, अपने घर से चला, है ना, अपने घर से चला, उसे कुछ सामान खरीदना था। उसे मान लो एक पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट खरीदना था। व्यक्ति को पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट खरीदना था, और पार्ले जी की बिस्किट की दुकान इसके घर से 4 मीटर की दूरी पर थी। इसके घर से 4 मीटर की दूरी पर थी ये दुकान थी, है ना। दुकान थी कितने मीटर की दूरी पर थी? 4 मीटर की दूरी पर थी दुकान, है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं बी मान लेते हैं ना। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। व्यक्ति चला था, अपने घर से चला था व्यक्ति ए पॉइंट से, और कहां तक पहुंचा था वो? पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट लेने गया, है ना।
अब व्यक्ति पार्ले जी की दुकान पर पहुंचा, है ना, तो इसका मैगी खाने का मन हुआ, तो उसने कहा कि भाई यहां तो मैगी मिलेगी नहीं, तो मैगी की दुकान पर मिलेगी। तो ठीक मैगी की दुकान पार्ले जी की दुकान के थोड़ा 3 मीटर आगे थी। मैगी की दुकान पार्ले जी की दुकान के ठीक 3 मीटर आगे थी। कितने मीटर आगे थी? 3 मीटर आगे थी। 3 मीटर आगे थी। मैगी की दुकान को बोल दिया मैंने सी। मैगी की दुकान को क्या बोल दिया मैंने? सी बोल दिया। तो व्यक्ति अपने घर से चला, पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, फिर 3 मीटर और आगे गया। क्या खरीदने? मैगी खरीदने गया। मैगी खरीदने गया। तो बताओ आप, ए से लेकर सी तक व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आपको यह बताना है। ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक, यहां लिख दो, ए से लेकर सी तक व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? भाई डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को कहते हैं हम डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई रास्ते की टोटल लंबाई को कहते हैं डिस्टेंस। व्यक्ति टोटल कितना चल चुका है? पहले अपने घर से चला 4 यहां तक चला, फिर आगे 3 चला। ए से लेकर सी तक व्यक्ति कितना चल चुका है? 7 मीटर चल चुका है। कितना चल चुका है? 7 मीटर चल चुका है। पहले 4 ऐसे चला, फिर 3 ऐसे चला, टोटल 7 मीटर चल चुका है। अगर मैं पूछूं व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? जहां से व्यक्ति चला। फाइनल पोजीशन का मतलब क्या होता है? जहां पर व्यक्ति पहुंचा। व्यक्ति अपने घर से चला था, तो ए क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन। क्या हो गई? ए इनिशियल पोजीशन। पहुंचा कहां पर? सी पर पहुंचा, तो सी क्या हो गई? फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कैसे निकाला जाता है भाई? इनिशियल और फाइनल पोजीशन से बिल्कुल सीधी रेखा खींचो, सीधी लाइन खींचो, जो उस लाइन की लंबाई होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। कहने का मतलब, अगर मैं सीधी लाइन खींचूंगा ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक सीधी लाइन खींची मैंने, सीधी लाइन खींची मैंने, सीधी लाइन खींची, ये वाली लंबाई शॉर्टर डिस्टेंस होगी ए और सी के बीच में। हाँ या ना? भाई सीधी लग नहीं रही है, सीधी बना लेते हैं। ए और सी के बीच में जो ये वाली डिस्टेंस होगा यही डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना? ये वाला डिस्टेंस कितना है? 7 के बराबर ही है। 4 ऐसे, 3 ऐसे, 7 के बराबर है। 7 के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 7 मीटर है। यहां पर डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस भी 7 है, डिस्प्लेसमेंट भी 7 है। डिस्टेंस भी 7 है, डिस्प्लेसमेंट भी 7 है। बच्चों, मैंने आपको तीसरे पॉइंट में लिखवाया था, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। लिखवाया था। थोड़ा इसको, स्केलर और वेक्टर को थोड़ा और बारीकी से समझ लेते हैं। मैंने आपको क्या लिखवाया था? डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है। इनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, इनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, है ना? यानी अगर आप डायरेक्शन चेंज भी करोगे तो ये क्वांटिटीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्शन चेंज भी करोगे, डायरेक्शन का फेरबदल भी करोगे,
तो डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहले वाले केस में व्यक्ति कैसे चल रहा था, 4 मीटर ऐसे चल रहा था, 3 मीटर ऐसे चला, 4 मीटर ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला, तो व्यक्ति का डिस्टेंस कितना था, 7 मीटर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? व्यक्ति का डिस्टेंस कितना आ रहा था, 7 मीटर आ रहा था। 4 ऐसे चला, 3 ऐसे चला। अब मैंने क्या करा, अब व्यक्ति ने क्या करा, व्यक्ति 4 मीटर ऐसे चल रहा है और 3 मीटर ऐसे चल रहा है, 4 मीटर ऐसे चल रहा है और 3 मीटर ऐसे चल रहा है, तो इसने डायरेक्शन में फेरबदल कर दिया, हाँ या ना? क्या डायरेक्शन में इसने फेरबदल कर दिया? डायरेक्शन का छेड़छाड़ कर दिया ना। पहले 4 ऐसे चल रहा था, 3 ऐसे चल रहा था, अब क्या कर, 4 ऐसे चल रहा है, 3 ऐसे चल रहा है, डायरेक्शन चेंज कर दी। क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है? क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है? डिस्टेंस अभी भी वो 7 मीटर ही चल रहा है, यानी जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इस वजह से डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन में फेरबदल करोगे भी तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, है ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है मतलब, देखो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। वेक्टर क्वांटिटी है यानी डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है ना। यानी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के साथ साथ अपने आप को भी चेंज कर लेता है। अगर हम डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन भी होगी डायरेक्शन भी होती है इसके पास। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले वाले केस में एक व्यक्ति क्या कर रहा था, 4 मीटर ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला, डिस्प्लेसमेंट कितनी आई व्यक्ति की, भाई डिस्प्लेसमेंट आई थी क्या, 5 मीटर आई थी। 4 और 3 मिलके 5 बना रहे हैं यहां पर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आई। कितनी आई, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आई। अब व्यक्ति ने क्या करा, 4 चला फिर 3 ही ऐसे चला, मतलब 4 भी सीधा चला, 3 भी ऐसे चला। यहां पर 4 और 3 मिलकर डिस्प्लेसमेंट कितनी बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं। यहां पर 4 और 3 मिलकर 7 बना रहे हैं, जबकि यहां पर 4 और 3 मिलकर डिस्प्लेसमेंट 5 बना रहे हैं। यानी अगर मैंने डायरेक्शन का छेड़छाड़ करी तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बदल गया। यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ रही थी 5 मीटर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, 7 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ समझ आया आपको? डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। एक बात और देखी होगी आपने, एक बात अगर आपने नोटिस करी होगी तो मैं फिर भी आपको बता देता हूं। व्यक्ति जब ए से सी तक गया था, कैसे गया था, सीधी सीधी लाइन में गया था, सीधी लाइन में टिचक 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 सीधी सीधी लाइन में चल रहा था वो व्यक्ति। अगर व्यक्ति सीधी सीधी लाइन में चला, बिना दिशा चेंज करे, बिना डायरेक्शन चेंज करे, डायरेक्शन चेंज नहीं करी ना, व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है। अगर व्यक्ति अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे और सीधा सीधा चलता रहे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं कब, जब व्यक्ति बिना डायरेक्शन चेंज करे सीधा सीधा चले। जब व्यक्ति बिना डायरेक्शन चेंज करे सीधा सीधा चले, सॉरी, ठीक है। इतनी बात आप नोट कर लेना। 3 पॉइंट लिखवाए हैं बस, मैंने आपको 3 पॉइंट समझाने का काम करा है, सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, तीनों पॉइंट समझाने का काम करा है। पहला पॉइंट मैंने आपको ये पढ़ाया, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को ही हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब बताया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट भी मीटर होती है, इसकी यूनिट भी मीटर होती है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता।
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन चेंज करते ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है ना। चलो चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट समझते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। याद रखना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ अभी मैं बताऊंगा, इसका मतलब पहले लिख लो। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एज वेल एज जीरो, एज वेल एज जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका क्या मतलब है मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, पहले लिख के रखो इसको, हमेशा लिख के रखो, है ना। एक पॉइंट और लिखना आप नोट बनाकर, when an object moves in a straight line, in a straight line without changing its direction, without changing its डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम, रिमेन सेम। क्या मतलब है, अभी देखो मैं दोनों पॉइंट का मतलब समझाऊंगा, इसको मैं फिर भी बता देता हूं। अभी आपने देखा जब व्यक्ति अपने घर से चला था मैगी खरीदने, अभी इस वाले एग्जांपल में देखा ना, व्यक्ति अपने घर से चला था मैगी खरीदने, पहले वो पार्ले जी की बिस्किट की दुकान पर रुका, है ना, फिर वो मैगी की दुकान पर रुका, फिर वो मैगी की दुकान पर रुका, तो व्यक्ति सीधा सीधे चल रहा था, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज तो नहीं करी रास्ते में। जब तक व्यक्ति सीधा सीधे चल रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर बिना करे, अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम आता है। जैसे उस वाले केस में क्या आया था, पहले 4 मीटर आगे चला था व्यक्ति, 3 मीटर आगे चला था, तो डिस्टेंस भी 7 मीटर आया था और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आया था, 7 मीटर आया था। जब व्यक्ति सीधा सीधा चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर व्यक्ति सीधा सीधा नहीं चल रहा, अगर व्यक्ति सीधा सीधा नहीं चल रहा, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। कब, जब व्यक्ति
सीधा सीधा नहीं चले, बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। जब व्यक्ति बार बार डायरेक्शन को चेंज करे, डायरेक्शन को चेंज करे, है ना। डिस्टेंस, हमने देखा कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है कब? जब व्यक्ति सीधा सीधा चल रहा हो बिना डायरेक्शन चेंज करे। या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा कब? जब व्यक्ति बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करे, है ना। तो कुल मिला के मैंने आपको शॉर्टकट में बात ये समझाई कि जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है, वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ये होगा ग्रेटर देन, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये नीचे को डैश लगा रखा है, इक्वल टू का साइन होता है। किसका साइन होता है? ये इक्वल टू का साइन होता है। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, है ना। इन दोनों का क्या मतलब हुआ अभी डिटेल में जानते हैं, है ना। इतने ये बात नोट करिए, इतने ये बात नोट करिए।